हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। तो देखिए, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू के अनुसार जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ? अरस्तू के अनुसार जीवों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं पादप का। अरस्तू ने पादपों को उनके आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले जो छोटे आकार के थे उन्हें उन्होंने शाख कहा। फिर थोड़े बड़े आकार के थे उन्होंने इसे झाड़ी कहा, और जो बड़े आकार के थे उन्होंने क्या कहा? वृक्ष कहा। उन्हें वृक्ष कहा। यानी कि ये पादपों का वर्गीकरण अरस्तू ने पादपों के आकार के आधार पर किया। यह वर्गीकरण आकार के आधार पर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, जंतुओं का अरस्तू के अनुसार वर्गीकरण। अरस्तू ने जंतुओं को 2 भागों में बांटा। जिनके शरीर में लाल रंग का रक्त पाया जाता है, यानी कि जिनके शरीर में रक्त में आरबीसी पाई जाती है, इन जंतुओं को उन्होंने इनेमा कहा। यानी कि जिनके शरीर में आरबीसी पाई जाती है। दूसरी प्रकार, जिनके शरीर में आरबीसी नहीं पाई जाती, यानी कि जिनका रक्त लाल नहीं होता है। तो 2 प्रकार से जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो अरस्तू ने किया। अरस्तू के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण, तो देखिए, उन्होंने जंतुओं को 2 समूहों में बांटा। अरस्तू ने जंतुओं को 2 समूह में बांटा। कौन कौन सा समूह थे? देखिए, एक आरबीसी सहित और दूसरा आरबीसी रहित। जिनके शरीर में आरबीसी यानी कि रक्त में आरबीसी पाई जाती है, यानी कि उनके शरीर का रक्त जो होता है वो लाल होता है, इन्हें उन्होंने इनेमा कहा। इस समूह को क्या कहा? इनेमा। और जिनके शरीर में रक्त में आरबीसी नहीं पाई जाती, यानी कि जिनके शरीर में रक्त लाल नहीं होता, उन्हें जंतुओं को उन्होंने एनाइमा कहा। ठीक है। तो अरस्तू ने जंतुओं का वर्गीकरण आरबीसी के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? आरबीसी के आधार पर। तो यह वर्गीकरण किसके आधार पर दिया गया? वर्गीकरण आरबीसी के आधार पर दिया गया। आरबीसी क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, रक्त के अंदर पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं, जिसकी वजह से रक्त लाल होता है। ठीक है ना। इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल होता है। यानी कि ऐसे जंतु जिनका रक्त लाल होता है, और ऐसे जंतु जिनका रक्त लाल नहीं होता, जो आरबीसी रहित, और जिनका रक्त लाल होता है आरबीसी सहित। तो जंतुओं को अरस्तू ने आरबीसी के आधार पर 2 समूहों में बांटा, लेकिन ये वर्गीकरण मान्य नहीं हुआ। उसके बाद में आधुनिक वर्गीकरण सबसे पहले दिया वो थे कैरोलस लीनियस। ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने
तो देखते हैं कैरोलस लीनियस के अनुसार जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वर्गीकरण दिया, जो आधुनिक वर्गीकरण है, जो मान्य है, उन्होंने जितने भी जीव थे उन जीवों को दो जगतों में वर्गीकृत किया। जितने भी जीव हैं उन जीवों को दो जगतों में वर्गीकृत किया। एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर पादप जगत और एनिमेलिया के अंदर जंतु जगत, ठीक है। तो इसके अंदर जीवों का वर्गीकरण, जीवों को कितने समूहों में बांटा या कितने जगतों में बांटा? दो जगतों में। कौन सा? एक प्लांटी यानी कि पादप जगत और दूसरा एनिमेलिया यानी कि कैसा जगत? जंतु जगत, जंतु जगत, ठीक है। तो इस प्रकार से कैरोलस लीनियस के अनुसार जीवों का वर्गीकरण जो है वो आधुनिक वर्गीकरण माना जाता है। सबसे पहला वर्गीकरण जो है, जो आज भी वर्गीकरण में मान्य है, तो जीवों को कितने जगतों में विभाजित किया? दो जगतों के अंदर, प्लांटी और एनिमल। इसके बाद में R.H. व्हिटेकर 1969 के अंदर पंच जगत पद्धति प्रस्तुत की, यानी कि 5 जगतों का निर्माण किया, ठीक है। तो इस पंच जगत पद्धति के अनुसार कितने जगत आते हैं? 5 जगत आते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहां लिख लेता हूं मैं। 1969 में R.H. व्हिटेकर पंच जगत पद्धति, पंच जगत पद्धति, ठीक है, पंच जगत पद्धति दी, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 जगत आते हैं। कितने जगत आते हैं? 5। कौन कौन से? एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, 4 प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। ठीक है। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने 2 जगत दिए, इसे द्विजगत पद्धति कहते हैं। कैरोलस लीनियस की पद्धति को क्या कहते हैं? इसे द्विजगत पद्धति कहते हैं। उसके बाद में अर्नेस्ट हैकल ने एक जगत बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, तो इसे त्रिजगत पद्धति कहा जाता है, यानी कि कितने जगतों का निर्माण हो गया था? 3 जगतों का। उसके बाद में कॉफलैंड तो थे, उन्होंने मोनेरा जगत का निर्माण किया, तो इसे चतुर्थ जगत पद्धति कहा जाता है। और उसके बाद में 1969 में R.H. व्हिटेकर ने कवक जगत का निर्माण करके पंच जगत पद्धति का निर्माण किया, यानी कि पंच जगत पद्धति प्रस्तुत की, जिसके अंदर कौन से जगत आ गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमल। अब हम देखेंगे इन 5 जगतों के लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण किस प्रकार से होते हैं। पंच जगत के लक्षण, सामान्य लक्षण किस प्रकार से होते हैं? तो देखिए,
यहां मैं लक्षण लिख देता हूं। यहाँ पंच जगत यानी कि 5 जगत। कौन कौन से 5 जगत? देखिए, सबसे पहले मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चार प्लांटी और 5 एनिमेलिया। ठीक है। सबसे पहला लक्षण कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार। कोशिका जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसमें विकसित या दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते और जिसके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली अणु उपस्थित होती हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके अंदर प्राक केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसके जीव द्रव्य के अंदर विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं और जिसका केंद्रक सुसंगठित होता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, और इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत के जीवों में पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत के जीवों में पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मात्र एक ही जगत के जीवों में पाई जाती है, वो जगत है मोनेरा जगत, यानी कि जीवाणु जगत, जिसके अंदर सारे जीवाणु आते हैं। तो इसके अंदर जो जीवों के अंदर जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक, और बाकी जितने भी जगत हैं उनके जीवों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है। तो मोनेरा जगत के अंदर कोशिका का प्रकार कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। इसी प्रकार से कवक के अंदर कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक। इसी प्रकार से प्लांटी के जीवों के अंदर कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक। और इसी प्रकार से एनिमेलिया के जीवों के अंदर यूकैरियोटिक। ठीक है। तो ये हो गया पहला लक्षण। अब देखते हैं दूसरा लक्षण किस प्रकार से होता है। दूसरा है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त परत पाई जाती है, एक अतिरिक्त झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है। अब किस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो किसकी बनी होती है? ठीक है। ये लक्षण अपन देखते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है वो किस जगत के जीवों के अंदर पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मोनेरा जगत के अंदर। तो मोनेरा जगत के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित होती है, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, यानी कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है और एनिमल जंतु जगत के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है। पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जब कोशिका भित्ति जो इन मोनेरा के अंदर पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी नहीं होती, वो पेप्टिडोग्लाइकेन और एमिनो अम्ल की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त एमिनो अम्ल की बनी होती है, यानी कि शर्करा और प्रोटीन की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ सरल प्रकार का शर्करा होती है उसकी, और एमिनो अम्ल की बनी होती है। तो इनके अंदर क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है।
सेल्यूलोज रहित, सेल्यूलोज रहित, सेल्यूलोज की नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त प्लस एमिनो अम्ल, प्लस एमिनो अम्ल, यानी कि शर्करा और प्रोटीन की बनी होती है, सेल्यूलोज रहित होती है। ठीक है, अब बात करें प्रोटिस्टा के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए, प्रोटिस्टा जगत के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति कुछ जीवों के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ जीवों के अंदर पाई जाती है। यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है वो कुछ जीवों में उपस्थित होती है, कुछ जीवों के अंदर उपस्थित होती है। अब हम बात करें कवक, कवक जगत के जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कवक जगत के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है, यानी कि इसके अंदर उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, और किसकी बनी होती है? काइटिन की। ये इनका विशेष लक्षण है, काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति कवक जगत के जीवों के अंदर पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब हम बात करें प्लांटी जगत के जीवों के अंदर, यानी कि पादपों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इनका विशेष लक्षण होता है, और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि उपस्थित होती है सभी के अंदर, और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और हम बात करें जंतु जगत की, तो जंतु जगत के जीवों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि क्या होती है? अनुपस्थित, अनुपस्थित होती है। तो दूसरा लक्षण हो गया। अब देखिए तीसरा लक्षण, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अगर उपस्थित होती है तो यूकैरियोटिक कोशिका, अगर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। जहां प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वहां केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और जहां यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी कि जिन जीवों का शरीर जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बना होता है, तो उसके अंदर तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और जिनका शरीर जो होता है जीवों का प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो उनके केंद्र के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यानी कि हम कह सकते हैं मोनेरा जगत के अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, और बाकी के अंदर सभी के अंदर उपस्थित, 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 और इसके अंदर उपस्थित।